सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। ये 6 नाम जो मैंने अभी लिए हैं उन पर हमें गर्व है। ये 6 अधूरी कहानियां हैं, 6 ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने वर्दी पहनने की शपथ निभाते निभाते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। नमस्ते, मेरा नाम करुणेश है और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। पिछले कई महीनों से देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा सुनी। हमने ये भी सुना कि भारत ने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, लेकिन हर सैन्य सफलता के पीछे कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। अब पहली बार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए इन 6 वीर सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए। इनमें भारतीय सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। इन सभी वीरों के नाम अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के त्याग चक्र पर अंकित किए जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ऐसे जाबाजों से होती है। हम अक्सर किसी ऑपरेशन की सफलता का जश्न मनाते हैं। कितने ठिकाने तबाह हुए, कितने आतंकवादी मारे गए, कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मिली, इन सब की चर्चा होती है। लेकिन हर जीत की एक कीमत भी होती है। वो कीमत कोई मिसाइल नहीं चुकाती, कोई टैंक नहीं चुकाता। वो कीमत एक सैनिक चुकाता है, उसका परिवार चुकाता है, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे चुकाते हैं। आज जब इन 6 नामों को सार्वजनिक किया गया है तो ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, ये उन परिवारों के साहस को सलाम करने का भी दिन है जिन्होंने अपना सबसे अनमोल सदस्य देश के नाम कर दिया। दी बजर बट्टू शो की तरफ से इन सभी वीर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। अब बात दूसरी खबर की। स्कूल की थाली से गायब हो रहे हैं अंडे और फल। कहते हैं किसी देश का भविष्य उसके बच्चों की किताबों में नहीं, उनकी थाली में भी दिखाई देता है। लेकिन अगर वही थाली धीरे धीरे खाली होने लगे तो चिंता सिर्फ पोषण की नहीं, पूरे भविष्य की भी होने लगती। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम पोषण यानी कि मिड डे मील योजना के तहत कई राज्यों में बच्चों को मिलने वाले भोजन से अंडे और फल कम होते जा रहे हैं या पूरी तरीके से हटाए जा रहे हैं। सोचिए, जिन बच्चों के लिए स्कूल का खाना ही दिन का सबसे पौष्टिक भोजन होता है, अगर उसी में कटौती होने लगे तो उनका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, पढ़ाई पर भी पड़ेगा। सरकारें शिक्षा की बात करती हैं, नई नई योजनाओं की बात करती हैं, लेकिन एक सीधा सा सवाल है, अगर बच्चा भूखा होगा तो पढ़ेगा कैसे? कुपोषण सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, ये देश की मानव पूंजी की समस्या है। एक कमजोर बच्चा आगे चलकर कमजोर कार्यबली बनेगा और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर बजट की कमी है तो उसका बोझ उन बच्चों पर क्यों डाला जाए जिनके पास पहले से ही बहुत कम है? किताबें जरूरी हैं, लेकिन किताबों से पहले पेट भरना भी जरूरी है। उम्मीद है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करेंगी, क्योंकि देश का भविष्य किसी भाषण से नहीं, बच्चों के पोषण से मजबूत होगा। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और डिटेल्ड खबर की तरफ। राम मंदिर मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके तुरंत बाद ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी सदस्यता छोड़ दी। मामले की प्राथमिक जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। इस मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? ये सब कब शुरू हुआ? कथित धांधली कैसे की गई? अब तक जांच कहां पहुंची है और विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं? आइए एक एक पहलू को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक भव्य मंदिर जहां रोज हजारों श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा दान के रूप में अर्पित कर रहे हैं। कोई नकद चढ़ा रहा है, कोई सोना चांदी, तो कोई अन्य कीमती वस्तु। दान पात्र लगातार भर रहे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ होती रही। धीरे धीरे दान की गिनती और बैंक में जमा होने वाली राशि के बीच अंतर दिखाई देने लगा। रिकॉर्ड और वास्तविक जमा रकम का हिसाब मेल नहीं खाता। कुछ मौकों पर सीसीटीवी कैमरों के बंद रहने या उनके साथ छेड़छाड़ की बातें भी सामने आने लगी। वहीं कुछ कर्मचारियों की आय सामान्य होने के बावजूद उनके पास अचानक महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति दिखाई देने लगी। यहीं से संदेह की शुरुआत। दरअसल ट्रस्ट को पहले से ही दान की राशि में अनियमितता का शक होने लगा था।
इसी वजह से उसने आंतरिक ऑडिट शुरू किया। मई 2026 के अंतिम सप्ताह में इस ऑडिट के दौरान कई विसंगतियां सामने आई। दान पात्रों से निकलने वाली राशि और बैंक में जमा होने वाली रकम का हिसाब मेल नहीं खा रहा था। विशेष रूप से महाकुंभ और माघ मेले के बाद दान में भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड में उतनी राशि नहीं दिखाई दे रही। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि करीब 25 से 27 करोड़ रुपए के दान में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद 8 और 9 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए न्यायिक जांच की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बढ़ाया और ट्रस्ट के भीतर से ही कुछ शिकायतें सामने आई। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की। 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी की गठन की। इसमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, एक आईजी स्तर के अधिकारी और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए। 15 जून को एसआईटी अयोध्या मंदिर पहुंची और मंदिर परिसर, दान गिनने की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड तथा बड़ी संख्या में कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद कई कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने की बात सामने आई। अब समझते हैं कि ये जो धांधली वो कैसे की जाती थी। प्रारंभिक जांच और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार दान पात्रों से पैसा निकालने, उसकी गिनती करने और बैंक में जमा कराने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों पर गड़बड़ियां की गई थी। मंदिर में दान पात्रों को खोलकर नोटों की गिनती की जाती थी और उनके बंडल बनाए जाते थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ नोट अलग कर लिए जाते थे और बाद में रिकॉर्ड को इस तरह मिलाया जाता था कि तुरंत किसी को संदेह न हो। जांच एजेंसियों का ये भी दावा रहा है कि कुछ मौकों पर कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी और सीसीटीवी कैमरे या तो बंद रहते थे या उनकी रिकॉर्डिंग बाधित हो जाती थी। इन सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है। सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि सोने और चांदी के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठे। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दान में मिली कीमती वस्तुओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। शिकायतों में कुछ चांदी की ईंटों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के रिकॉर्ड में अंतर होने का भी आरोप लगाया गया है। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कुछ कर्मचारियों की आय सीमित होने के बावजूद उनके पास अचानक बड़ी संपत्तियां और महंगी गाड़ियां दिखाई देने लगी। इसी आधार पर उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मामला कहां पहुंचा है? 25 जून 2026 को राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें रमाशंकर यादव और टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के नाम शामिल। पुलिस अब तक 4 आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और लवकुश मिश्र को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एफआईआर में चोरी, गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के संबंधित धाराएं लगाई गई। ये एफआईआर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज की गई। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह कार्रवाई की गई थी। अब राजनीति भी तेजी हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि असली जिम्मेदारों तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की जा रही। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने भी एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दूसरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, इसकी अंतिम तस्वीर एसआईटी की पूरी जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था, उनके विश्वास और भगवान राम के नाम पर किए गए दान से जुड़ा हुआ मामला है। दान में कितना गबन हुआ, अगर हुआ तो किसने किया और उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। आज के दी बजट बट्टू शो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। शुक्रिया।